नमस्कार, स्वागत है आपका दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अनुराग सिंह और ब्रह्मास्त्र में आज चर्चा उस बंगाल इफेक्ट की जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला दिया। पहले चरण की वोटिंग क्या हुई, दावों के तीर ऐसे चले कि अब बात सिर्फ हार और जीत की नहीं रह गई है, बल्कि सीधे कुर्सी और वजूद पर आकर टिक गई है पूरी बात। एक तरफ बंगाल की अग्नि परीक्षा है, दूसरी तरफ दिल्ली के सिंहासन पर दावेदारी पेश की जा रही है। एक तरफ दक्षिण से उठती सियासी प्रतिशोध की लहर है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए बिजती एक नई बिसात है। कोई सूर्यास्त की भविष्यवाणी कर रहा है, कोई सूर्योदय के लिए दिल्ली पर कब्जे की रणनीति बना रहा है। आखिर बंपर वोटिंग के बाद क्यों सियासी तौर पर दिल्ली में सारी बातें आकर टिक गई, मतलब सियासत दिल्ली पर आकर क्यों टिक गई है, यह सवाल। क्या वाकई बंगाल की रणभूमि से निकला जनादेश देश की राजनीति की दिशा और दशा सब कुछ बदल देगा? और उत्तर प्रदेश में जिस नए कार्ड की चर्चा हो रही है उसके मायने क्या है, करेंगे आज इसी मुद्दे पर डिबेट। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट। देखो, कोनो तुम्हाদের ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করবার, এটা জেনে রেখো। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করি, অধিকারের জন্য লড়াই করি। আর বাংলায় আমি জন্মেছি, এই বাংলায় আমার মৃত্যু হবে। আমি তোমাদের দিল্লি দখল করবই। বাংলা দখল করার পরে সব দলকে নিয়ে আমি চেয়ার চাই না, কিন্তু আমি চাই দিল্লিতে বিজেপির বিনাশ। বাংলায় তো বিনাশ হবেও, দিল্লি থেকেও বিজেপি হটাতে হবে। बंगाल का चुनावी संग्राम अब केवल कोलकाता के गलियारों तक सीमित नहीं रहा, इसकी तपिश देश की राजधानी दिल्ली तक महसूस की जा रही है। पहले चरण में हुई ऐतिहासिक वोटिंग ने राजनीतिक दलों के बीच दावों और पलटवार की ऐसी जंग छेड़ दी जिसमें हार और जीत से आगे अब लड़ाई वजूद पर आ गई है। बंपर वोटिंग के बाद ममता बनर्जी के तेवर सातवें आसमान पर हैं। उन्होंने हुंकार भरते हुए साफ कर दिया है कि उन्हें सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि बंगाल की जमीन से बीजेपी की बर्बादी चाहिए। ममता का सीधा संदेश है, बंगाल जीतने के बाद अब नजर दिल्ली पर है। দেখো, কোনো তোমাদের ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করবার, এটা জেনে রেখো। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করি, অধিকারের জন্য লড়াই করি। আর বাংলায় আমি জন্মেছি, এই বাংলায় আমার মৃত্যু হবে। আমি তোমাদের দিল্লি দখল করবই। বাংলা দখল করার পরে সব দলকে নিয়ে আমি চেয়ার চাই না, কিন্তু আমি চাই দিল্লিতে বিজেপির বিনাশ। বাংলায় তো বিনাশ হবেও, দিল্লি থেকেও বিজেপি হটাতে হবে। दीदी की तरह टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी हुंकार भरी और कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी चुनाव हारती है तो प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़ देना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि बंगाल की इस लहर के साथ दक्षिण भारत से भी विरोध के ऐसे ही सुर सुनाई देने लगे हैं। अब इसे चुनावी हथकंडा कहें या अति आत्मविश्वास, ऐसी बातें चुनाव में अक्सर उठती रहती हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस भारी मतदान को बदलाव की आंधी बता रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बंगाल में सुशासन के नए युग की आहट बताया है। और ये जो चुनाव बढ़ा है, मतदान बढ़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का, परिवर्तन का मतदान। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी और हमारे बाकी नेताओं की रैलियों को प्रतिसाद मिला है, रोड शो को प्रतिसाद मिला है, वो प्रतिसाद कल प्रथम चरण में बैलेट मशीन के अंदर बंद हो गया है। एक बहुत बड़ी आशंका यहां व्यक्त की जाती थी कि जन समर्थन तो है मगर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगा क्या, वो आशंका आज समाप्त हो गई है। बीजेपी के दिग्गजों का भी यही मानना है कि यह वोटिंग ममता सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश है। बीजेपी साफ कह रही है कि इस बार बंगाल में टीएमसी की राजनीति का सूर्यास्त होने वाला है। आज की वोटिंग और आज का सूर्यास्त टीएमसी के राजनीतिक का सूर्यास्त है। और जनता ने जिस प्रकार से सामने आकर खुद चुनाव लड़ा है, मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने उस अराजकता, गुंडा राज के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार और अराजकतावादी सरकार के खिलाफ
आज अपना वोट दिया है। बंगाल की जनता बहुत ही सजग है और राजनीतिक सचेतन है, हमेशा वोट करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका जाता है। पिछले 50 साल से ये ट्रेंड चल रहा था बंगाल में, चुनाव कमीशन ने इसको तोड़ दिया है और जैसा कि लोगों की सुरक्षा शांति निश्चित किया गया, लोग निकल करके वोटिंग किया है, पूरा देश देखा और इसका परिणाम होगा 4 तारीख के बाद व्यापक परिवर्तन होगा, मेजोरिटी के साथ बीजेपी का सरकार बनेगा। इधर विपक्षी गठबंधन के साथी भी इसी लड़ाई में कूद पड़े हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बंगाल में बाहरी लोगों को लाकर वोटिंग करवाई, पैसे बांटे, लेकिन जनता ने इसका जवाब ममता दीदी के पक्ष में भारी मतदान करके दिया है। एसआईआर का जबरदस्ती हो गया है, ये भी एक कारण है। लोगों ने जमकर वोटिंग किया। अगर आपने 70 लाख वोट काट दिए हैं तो हमने 70 लाख ज़्यादा वोट दे दिए ममता दीदी के फेवर में। पश्चिम बंगाल में क्या किया बीजेपी ने और सरकार ने, आपको मालूम होगा। देश में जहाँ जहाँ बंगाली लोग हैं वो सबको सरकारी खर्चे से पश्चिम बंगाल में लाया गया, चाहे होटल हो या न हो, सबको लाया गया। आप सबको कहाँ वोट करो, पैसे की बहुत बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, सब देखा है हमने। इधर बंगाल में घमासान मचा है तो उधर भगवा राजनीति के सबसे मजबूत किले यानी कि उत्तर प्रदेश में भी 2027 के लिए घेराबंदी शुरू हो गई है। यूपी के चुनावी गलियारों से योगी आदित्यनाथ को उखाड़ फेंकने की आवाज गूंजने लगी। एआईएमआईएम के पूर्वांचल अध्यक्ष इजरार अहमद ने महिला कार्ड खेलते हुए कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश की कमान एक महिला मुख्यमंत्री के हाथ में होगी। अभी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल आया था, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए मुस्लिम महिला आरक्षण की बात करी। उत्तर प्रदेश में किसी भी ना, उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में किसी भी सियासी पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं करी। बैरिस्टर सुदीन साहब अकेले ऐसे आदमी हैं जो नकाब वाली महिला को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। मतलब साफ है, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक विपक्ष की निगाहें देश की सत्ता पर टिकी हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े दावे हैं और जुबानी जंग बेहद तल्ख है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 4 मई को बंगाल की धरती से कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होने वाला है? क्या वाकई बंगाल की जीत दिल्ली के समीकरण बदल देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दर्शकों, पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव को लेकर जो वोट प्रतिशत सामने आया उसको लेकर सबके अलग अलग आंकलन है। मतलब सबको ये लग रहा है कि जीते तो हम ही हैं अगर बम्पर वोटिंग हुई है तो। लेकिन सवाल यह है कि इस बम्पर वोटिंग के बाद विपक्षी पार्टियों को दिल्ली वाला रास्ता कैसे दिख रहा है? और सवाल यह भी है कि ममता बनर्जी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जो राजनीतिक है उसको पर्सनल लेने लगी है? क्योंकि वो मन से कह रही है कि मुझे अगर कुछ दिखता है तो वो बीजेपी का सर्वनाश दिखता है। वो इस बात का दावा कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी नहीं आएगी, लेकिन दिल्ली से भी बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगी ममता बनर्जी। तो सवाल यह है कि वो प्लानिंग क्या है जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता से होकर दिल्ली तक पहुंचती है। जानेंगे, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कौशल कांत मिश्रा जुड़ गए, स्पोक्स पर्सन है हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ गए, संयोजक है युवा चेतना के। हमारे साथ संजय शर्मा जी जुड़ गए जो कि प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के शर्मा हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस पार्टी के, और प्रेम कुमार जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत संजय जी आप ही से करता हूं। ममता बनर्जी कह रही है दिल्ली से भी उखाड़ फेंकेंगे भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ डेरेक ओब्रायन मांग कर रहे हैं कि अगर बंगाल हार जाइएगा तो प्रधानमंत्री आप दे दीजिएगा इस्तीफा। ये दिल्ली पर कैसे नजर गड़ा रहे हैं आप? ये क्या सियासी बिसात अंदर खाने टीएमसी बिछाकर चल रही है? और एक और चीज जो मुझे लगता है आम जनता भी जानना चाहती होगी, पहले चरण की वोटिंग के बाद टीएमसी क्यों इस बात पर श्योर है कि सत्ता में वही आ रहे हैं? देखिए, ये अपना हम जिस हिसाब से चुनाव की रणनीति सजाते हैं, जिस हिसाब से ग्रास रूट पर हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं, और एसआईआर में 200 के लगभग जाने गई हैं, चाहे बीएलओ की हो या साधारण नागरिकों की हो। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय चुनाव आयोग के माध्यम से एक अराजक स्थिति उत्पन्न कर दी है। वो केंद्रीय चुनाव आयोग के माध्यम से अघोषित राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगाया हुआ है और जनता इसके प्रतिवाद में मुखर है। और कल जो स्वतः स्फूर्त इतना भारी संख्या में मतदान हुआ, ऐसे भी हमारा 82-83% मतदान होता ही है जी। और कल एसआईआर के कारण काफी लोगों के नाम डिलीट हो गए। संजय जी, 90 लाख लोग, आप जिस चीज को ये बता रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ आक्रोश था, दूसरी तरफ बीजेपी बता रही है कि ये वो लोग हैं जो घुसपैठ को रोकना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो वोट करने के लिए आए
जो कि बंगाल अस्मिता को बचाना चाहते हैं, और जो आप 10% वोट परसेंट बढ़ने की बात कह रहे हैं अपने फेवर में, बीजेपी बता रही है कि यही 10% का तो अंतर पिछली बार हार जीत का था और इस बार वोट पड़े बीजेपी के लिए, इसलिए बीजेपी की सरकार बन रही है। मुगालते में है, ये लोग मुगालते में है। और जो 90 लाख वोट काट डाले गए थे, उनमें लगभग 60 लाख हिंदू वोट हैं और बाकी के मुस्लिम और अन्य समुदाय के वोट हैं जो बंगाल के नागरिक हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी कहती है ये घुसपैठिए हैं, तो अपना ऑथराइजेशन, अपना स्टेटमेंट जारी कर दे। ये सारे लोग घुसपैठिए। चलिए, तो इस मुगालते पर बीजेपी से बात हो जाएगी, लेकिन संजय शर्मा जी, और पहले चरण का चुनाव दूसरे चरण का होना बाकी, नतीजे 4 मई को। दिल्ली वाला रास्ता कैसे तय कर रहे हैं आप लोग? अब बहुत हो गया अत्याचार। सोचिए, 12 वर्षों से प्रधानमंत्री केंद्रीय संस्थानों को बेच रहे हैं। अब बंगाल चुनाव में खरीदा भी तो 10 रुपए की झालमुड़ी। ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं प्रधाधानमंत्री जी। नहीं तो इसका ये भी तो एग्जाम्पल है ना कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति 10 रुपए की झालमुड़ी खाने में नहीं शर्माता। इसका ये भी तो एक इंटरप्रिटेशन है ना सर? इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो करते करते इस लेवल पर आ गए हैं कि इससे भरमाना चाहते हैं लोगों को। बंगाल में यही चर्चा है कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे। संजय जी, और आने वाले फिर मैं एक बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये दिल्ली वाला रास्ता कैसे तय करेंगे? ममता बनर्जी का रोल क्या होगा? इंडिया अलायंस में भी ममता बनर्जी, जब 2024 के इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी अपना प्रतिनिधित्व चाहती थी इंडी गठबंधन में बहुत ज्यादा। क्या कांग्रेस पार्टी सोचती थी और कहां रखा गया था ममता बनर्जी को, ये हम सब जानते हैं। तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि दिल्ली की सत्ता कैसे दिख रही है कोलकाता या फिर पश्चिम बंगाल जीतने के बाद? मैं तो दीदी ममता बनर्जी केंद्रीय राजनीति में कोई पद चाहती है, न कुछ और चाहती है। ओके। लेकिन देश जिस अधिनायकवाद के दौर से गुजरा उसका खात्मा जरूरी है। अधिनायकवाद और अहंकारियों का खात्मा जरूरी है। देश में तानाशाही लागू हो गई है। देश में केंद्रीय सरकार मन मर्जी कर रही है और संघीय ढांचे को ध्वस्त कर रही है। यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो बंगाल जीतकर कैसे कर लीजिए? भयावह जो आप अराजकता उठने की बात कह रहे हैं, अराजकता की बात कह रहे हैं, बंगाल जीतकर अकेले कैसे कर लीजिएगा? मैं फिर आऊंगा आपके पास, हो सकता है प्रेम जी इसका जवाब दे दें। लेकिन कौशल कांत जी मुस्कुरा भी रहे हैं, आप वो कह रहे हैं मुगालते में आप लोग गलत सोच रहे हैं कि आप लोग जीत रहे हैं। ये जो 10% बढ़ा है वोटिंग का, ये टीएमसी के लिए बढ़ा है क्योंकि आक्रोश था बीजेपी के खिलाफ लोगों में। कौशल कांत जी। भाई ममता गई, ये नारा सब लोग जानते हैं। और जो मेरे दोस्त बार बार बोल रहे थे, संजय जी अपने पक्ष में बोलने के लिए सारी स्टेटिस्टिक्स को बदल दिया जाता है। आज तक कब ऐसा हुआ? एसआईआर में आप लोग कह रहे हैं कि 90 लाख वोट कट गए, और आप ही लोग कहते थे ना, हम तो एसआईआर में ये कह ही नहीं रहे थे कि किसके वोट कटेंगे। जो इलीगल वोटर है उसके वोट कटेंगे। उसमें हिंदू मुसलमान तो आप ढूंढ रहे हैं। संजय जी आपने बोला, खूब बोला, मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं ना, जो इलीगल वोटर है उसका वोट एसआईआर में कटेगा, वो कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आप उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे थे। और बंगाल की जनता तो ये कह रही ना, आप कह रहे ना बहुत हो गया अत्याचार, तो बहुत हो गया अत्याचार, नहीं सहेगा वेस्ट बंगाल, ये नारा लग रहा है। चिंता न कीजिए। अरे साहब, आप वेस्ट बंगाल तक सीमित रह गए, वो दिल्ली से बीजेपी को साफ करने आ गई है ममता दीदी। अरे वही तो मैं भी कही कह रहा हूँ ना। आप देखिए, ममता जी ने जब उनको पता चला कि बंगाल की धरती उनके पैर के नीचे नहीं बची, तो अभी तक दिल्ली का नारा नहीं लगा था कि दिल्ली में भी आएंगे विनाश। वो तो विनाश करने आ रही ना, वो बंगाल का विनाश कर चुकी है और दिल्ली का विनाश करने की कोशिश कर रही। यही तो बोल रही थी ममता जी। अरे भैया, विनाश करने के लिए देश में कोई आता है? कोई भी सत्ता जीतती है तो विनाश करने के लिए जीतती है। ये तो ममता जी, पता नहीं वो इसको बोलते हैं, एक उसको शब्दशः न लिया जाए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वही हाल एकदम ममता बनर्जी का हो गया है कि उन्हें मालूम है कि वो हार रही है, बेतहासा हार रही है। किसी भी कॉमन सेंस के कौशल कांत मिश्रा जी, ये जो बम्पर वोटिंग है, टीएमसी अपने चश्मे से देखकर अपनी जीत बता रही है, आप अपने चश्मे से देखकर अपनी जीत बता रही है। फॉर्मुलेशन क्या है जीतने का? अनुराग जी, वोटिंग परसेंटेज से कौन से फॉर्मूले से आप जीत रहे हैं? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ, देश की जनता को समझाना चाह रहा हूँ। अनुराग जी, सिंपल सा फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला पूरे देश में लागू होता, वही फॉर्मूला बंगाल में भी लागू होगा। अच्छा, जैसा वोटिंग टर्नआउट के बाद सरकार बदलती आई है, सरकार बदलती आएगी। यही तो सच्चाई है। जब भी जितने भी आते हैं विशेषज्ञ बोलते हैं, वो यही तो कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा वोटिंग टर्नआउट होता है
तो उसके बाद हालांकि सरकार देश के बदलती है। इतिहास में कई और बार ये हुआ है कौशल कांत जी, जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और मतलब इंदिरा सरकार गांधी वाले रही है। समय से याद कर लीजिए, वो सहानुभूति वोटिंग कही गई थी, बम्पर वोट हुआ था, इंदिरा गांधी जीत गई थी, उसके बाद वो हरियाणा के इलेक्शन तक, मतलब पिछला विधानसभा इलेक्शन तक आप आ जाइए, कई ऐसे चुनाव है। ऐसा नहीं है कि वो एक सेट अनुराग पैटर्न है जी। कि बम्पर वोटिंग हुई तो सत्तासीन पार्टी हट जाएगी। अनुराग जी, हाँ। पहले हम लोग सुनते आए थे एक एंटी इनकम्बेंसी वर्ड होता था। हाँ। जो आप बात करें ना, जब से मोदी जी आए तब से प्रो इनकम्बेंसी वर्ड आया है, और प्रो इनकम्बेंसी हमेशा बीजेपी के लिए आई है। चाहे आप गुजरात को देख लीजिए, चाहे आप मध्य प्रदेश को देख लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, अब तो बिहार में भी देख लीजिए ना, ठीक है। बिहार भी जीत गए। अब तो वेस्ट बंगाल की बारी है। वेस्ट बंगाल तड़प रहा है विकास के लिए। आप देखिए जिस तरीके से गुंडागर्दी, जिस तरह से टोलाबाजी, सोचिए इतनी बड़ी सिक्योरिटी फोर्स संजय लगने जी के जवाब बाद दे रहे हैं, संजय जी। इतना अटैक होने की कोशिश की जा रही है, और क्या देखना चाहेंगे? इनको समझाइए जो यूपी बिहार में ये लोग करते हैं वैसा बंगाल में नहीं होता। और ये नहीं, क्या जो करते हैं सर यूपी बिहार में? नैरेटिव सेट करने नहीं, वो जा तो- रहे हैं, नहीं, यूपी बिहार में जो क्या करते हैं झूठ सर का ये लोग? नैरेटिव आप लोग सेट करना चाहते हैं वो बंगाल में सेट नहीं होगा। नहीं, एक मिनट, बंगाल एक की मिनट। जनता मैं जानती है। कौशल जी एक मिनट, एक सवाल लेना चाह रहा हूं। बिहार में संजय और जी, यूपी में- संजय जी, ये यूपी बिहार में क्या करते हैं, पहला सवाल तो ये। दूसरी बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी 2021 के विधानसभा इलेक्शन से पहले से सिर्फ दो सीटों पर सीमित थी, पिछली बार के इलेक्शन में 77 पर आ गई सर। तो आपको कैसे लग रहा है कि उनके एजेंडे नहीं चल रहे हैं या उनके चुनावी नैरेटिव फेल हो जा रहे हैं? आज मैं बताता हूं, अब 2-3 मिनट मुझे बोलने दीजिए। प्लीज सर, जल्दी से, थोड़ा आपने संक्षेप में। 2 से 77 का बात किया, आपने 2 से 77 की बात की। 2019 लोकसभा चुनाव में इनकी 2 सीटें थी, ये जाकर 18 सीट पर आ गए। 19 में लोकसभा में 18 सीट पर थे ये, फिर 21 में विधानसभा में 77 सीट थी। इनका एजेंडा लोगों ने देख लिया। फिर 24 लोकसभा में इनकी साइज 18 से 12 की कर दी लोकसभा में। आप अंदाजा लगा लीजिए ठीक है। कितनी सीटें होंगी, कौशल कांत जी, कितना जल्दी से इनका एजेंडा चलेगा। जल्दी से 10 सेकंड में और सर, फिर ये मैं प्रेम सर के पास जाऊं, के शर्मा के पास बंगाल की जाऊं। जनता को सोचेंगे। संजय जी, सबसे छोटा सा आंसर ये है कि 2014 से लेके आज भी माननीय मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिस प्रदेश में हमारी सरकार बनती वहां सरकार बनती जाती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लो, चाहे हरियाणा ठीक की है, बात कर मैं लो, चाहे के शर्मा जी, के शर्मा जी, मैं कांग्रेस के इन्वॉल्वमेंट को लेकर आपसे सवाल पूछूंगा। अच्छा, हो गया संजय जी और कौशल कांत जी, हो गया, बहुत अच्छा वक्त दिया मैंने आपको, जो शांति मिलती मैंने है, ठीक-ठाक वक्त दे दिया आप दोनों को, विकास हो गया। मिलता है, उसके लिए वो वोट करते हैं। ठीक है, उसको हो बोलते गया। हैं प्रो इनकम्बेंसी। ओके, के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ एक बेहद वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए, रोहित भाई बैठे हुए हैं, बहुत करीब से तमाम चुनावों को देखते हैं। मैं पहले प्रेम जी के पास चला जाता हूं। प्रेम जी, किसके दावों में दम दिख रहा है, ये जो संजय जी बोल रहे हैं वो, और जो कौशल कांत जी कह रहे हैं वो, कौन सी बात आपको सही दिख रही है पहले फेज की वोटिंग के बाद? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये बंगाल से दिल्ली वाला रास्ता जो तय करने की बात कही जा रही है, बीजेपी को बंगाल में जीतने के बाद बीजेपी को दिल्ली से उखाड़ फेंकने की बात की जा रही है, इसके पीछे का क्या तर्क समझ पा रहे हैं आप? देखिए अनुराग जी, सबसे पहले हमको आंकड़ा समझना पड़ेगा जी। कि जिसको हम कह रहे हैं कि बम्पर वोटिंग हुई है, क्या वास्तव में ये शब्द सही है? तो देखने में तो लगता है कि 100 में 92 लोगों ने वोट किया और 8 लोगों ने वोट नहीं किया। लेकिन फैक्ट ये है कि पिछले बार की तुलना में 12% कम मतदान हुए हैं। पिछले बार की तुलना में 47 लाख वोट कम पड़े हैं। पिछले बार की तुलना में, बोलने दिया जाए प्लीज, पिछले बार की तुलना में हर विधानसभा में 30,921 वोट कम पड़े हैं औसतन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब समझेंगे तभी इलेक्शन एनालाइज हो पाएगा। प्लीज सर। तो इसका मतलब ये है कि वोटर्स जो हैं 30,000 वोट जो डिलीट हुए या जो कम पड़े हर वोटर सीट पे, ये कौन वोटर है जो हैं? इनमें वो 27 लाख शामिल हैं जिनका दस्तावेज ट्रिब्यूनल के पास है लेकिन फैसला नहीं हो पाया। वो वोट नहीं देने वालों में है। और जाहिर बात है कि एक परिवार में जब वोटर जिसका दस्तावेज है दिया हुआ वो वोट नहीं दे रहा है, तो बाकी के वोटर्स को वो इन्फ्लुएंस करेगा, और वो इन्फ्लुएंस सिस्टम के अगेंस्ट में करेगा, फॉर में नहीं करेगा। वो नाराजगी में करेगा। इसके अलावा एक वोटर है जो कि डरा हुआ वोटर पैदा हुआ है बंगाल में। वो डरा हुआ वोटर क्या है कि हम बंगाल में अगर इस बार वोट नहीं देंगे तो मेरा राशन कार्ड चला जाएगा, मेरा पासपोर्ट चला जाएगा, हमको घुसपैठिया कह देगा, कि वोटिंग हुई, क्या आप कह देगा, वोट दो। तो ये डरा हुआ वोटर भी एक बंगाल में बड़ा फैक्टर है। अब ये डरा हुआ वोटर ममता बनर्जी से तो डरा हुआ नहीं होगा।
ये तो चुनाव आयोग या बीजेपी से ही कौशल डरा जी, मैं हुआ हो दूंगा सकता मौका है। आपको। हाँ जनरल एनालाइज करिए हाँ, आप किससे डरा हुआ हो सकता है। जरा तो रोहित जी ये को स्क्रीन डरे पे हुए रखिए। वोटर और कटे हुए वोटर, इन दोनों का जो डबल इम्पैक्ट है, इसको आप एनालाइज करेंगे, आंसर मिल अच्छा जाएगा। ठीक है। तो और जहां तक प्रेम सर बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि ये जो घुसपैठ और बंगाली अस्मिता को खत्म कर रही थी ममता दीदी, टोलाबाजी कटमनी जो चल रही थी, जो भ्रष्टाचार चल रहा था, उसके खिलाफ वोटिंग हुई है, उसको भी थोड़ा एनालिसिस कर दीजिए। देखिए, भ्रष्टाचार चल रहा था, कई साल की सरकार है, कानून व्यवस्था का भी सवाल था, ये तो एंटी इनकम्बेंसी है और उसका जो नेगेटिव असर पड़ता है वो पिछले बार भी दिखा, इस बार भी दिखेगा। कुछ वोट पिछले बार 1.5% बढ़ा था, हो सकता है इस बार ना बढ़े, ये सब हो सकता है। लेकिन ओवरऑल थ्रेड क्या है? क्या घुसपैठिए को बीजेपी एस्टैब्लिश कर पाई कि एक भी घुसपैठिया पकड़ लिया हो? ठीक है रोहित भाई, पकड़ लिया क्या? जिसके डिलीट हुए नाम सब रोहित भाई, ये प्रेम जी वाला आकलन ठीक है, ये कौशल कांत मिश्रा जो कह रहे हैं वो वाला ठीक है, संजय शर्मा वाला ठीक है। ये प्रेम जी कह रहे हैं ये पैनिक वोटिंग हुई है, ये डर कर वोट करने पहुंचे थे और ये सारा बीजेपी के अगेंस्ट में हुआ। बता दूं, देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता साहित्यिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध है। और पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता जिस प्रकार से वामपंथी शासन से उब चुकी थी, ठीक उसी प्रकार वर्तमान की तालिबानी सरकार से उब चुकी है। और पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता ने अपने भविष्य की चिंता को देखते हुए, प्राथमिकता मानते हुए, पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने के लिए वोट किया है। कहीं कोई डाउट नहीं है। 4 मई को टीएमसी की सरकार जा रही है, आप सुनिश्चित कर लीजिए इस बात को। और थंपिंग मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है, क्योंकि टीएमसी से जनता उब चुकी है। जनता परिवारवादी नीतियों से, भ्रष्टाचारवादी नीतियों से और कुशासन से तंग आकर के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास उन्मुखी नीतियों से प्रभावित होकर पश्चिम बंगाल के प्रगति के लिए, पश्चिम बंगाल के जनता के विकास के लिए, जनता के विश्वास के लिए। प्रेम जी तो कह रहे हैं डर कर वोट कर रहे हैं लोगों के मन में। रोहित भाई ये डर है, जरा प्रेम जी और रोहित जी को अगर सामने रख पाए तो। रोहित भाई, प्रेम जी कह रहे हैं लोगों के मन में डर है कि इस बार वोट कट गया, पता नहीं कल को घर भी छिन जाएगा, और इसलिए लोग वोट करने गए अगेंस्ट ऑफ बीजेपी। और आपके लफ्जों में तो आप सरकार बना चुके बीजेपी। ऐसा है ये टीएमसी जो है ना, प्रोपेगेंडा स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स को प्रमोट करने में इतना भारी बोझ लेकर मौके पर चलेंगे। संजय जी आ रहा हूं सर, थोड़ा समझ लेते हैं चुनाव की बातें, थोड़ा समझ लेते ना। बीच में इंटरप्ट कीजिएगा, हम बोलेंगे ना तो फिर आप बोल नहीं पाइएगा। ठीक है, बीच में मत बोलिए। हम शालीनता का परिचय दे रहे हैं, विनम्रता के साथ बोल रहे हैं, हम लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखते हैं। बीच में बोलिएगा तो बोलने नहीं देंगे आप। ठीक है रोहित भाई, मुद्दे पर आते हैं। ये तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की जो नेता है ममता बानो, इनके समर्थक ज्यादा फड़फड़ाइए मत। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकार राइट टू वोट का माध्यम का प्रयोग करके जनता ने टीएमसी की सरकार को बाय बाय कर दिया है। 4 मई की प्रतीक्षा कीजिए, आप सरकार में नहीं आने वाले हैं। नहीं तो रोहित भाई, प्रेम जी तो कह रहे हैं ना कि ये तो पैनिक वोटिंग है। 4 मई बीजेपी से डर कर वोट किया है और ममता का साथ देने के लिए वोट किया है। कोई पैनिक वोटिंग कहीं नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। अब किसी भी परिस्थिति में तालिबानी आपके आकलन को सीधा चैलेंज कर रहे हैं रोहित भाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है रोहित भाई, एक बार जरा सुनते हैं प्रेम भाई क्या कह रहे हैं। हाँ प्रेम जी क्या कह रहे हैं। अनुराग जी, 2 व्यू होते हैं, हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। हम करते समय मेरा भी एक व्यू बनता है कि ये जीतेगा, ये हारेगा, उसमें असहमति हो सकती है। लेकिन जो तथ्य है, जो विश्लेषण है, उसको आपको देखना पड़ेगा। कई लोग इधर से गाजियाबाद से भी गए हैं पश्चिम बंगाल वोट डालने के लिए, और वो ये कह करके ही गए हैं कि अगर हम नहीं, अपने पॉकेट से खर्चा करके गए। और रोहित जी ध्यान दीजिए, बिहार में 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में डाला गया, तब वो वोट की। और बंगाल में अपने पॉकेट से 10,000 खर्चा करके लोग बंगाल गए हैं और वोट कर रहे हैं। नहीं तो बंगाल में ऐसा क्या अलग है? नहीं 36,000 रुपए तो सालाना देने की बात यहां भी कर रही है बीजेपी। तो बंगाल की महिलाओं को पैसा नहीं चाहिए, बिहार की महिलाओं को पैसा चाहिए। अनुराग जी, मैं जो बात कह रहा हूँ, अपने पॉकेट से खर्चा करके लोग अगर गाजियाबाद से जाके बंगाल में वोट दे रहे हैं 8,000 10,000 खर्चा करके, तो ये वोट एक नए किस्म का वोट होगा। इसकी मीनिंग को समझना पड़ेगा। ये सिस्टम से डरा हुआ वोट है, पता नहीं कैसे हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो वोट है।
और ठीक ये है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ जाएगा। पर बहुत SIR इंटरेस्टिंग के है। खिलाफ नहीं, जाएगा। मैं आ रहा हूं रोहित भाई, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है प्रेम जी, पता है संजय राउत विपक्ष के ही नेता है ना, वो कह रहे हैं बीजेपी लेकर गई है इनको, बीजेपी अपने पैसे पर लेकर गई है, इसके बावजूद वोट सारे ममता को पड़ गए, ये उनका दावा। अब खैर किसका आकलन सही है विपक्ष में भी, ये भी देखने वाली बात है। रोहित भाई जल्दी से काउंटर कर लीजिए और एक और सवाल का जवाब दीजिए। ममता दीदी कह रही है मैं दिल्ली से उखाड़ फेंकूंगी, मतलब वो जीतेंगी कोलकाता में उनके मुताबिक, लेकिन वो दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगी बीजेपी को। पश्चिम बंगाल में पहले अपने पांव को तो बचा पाए। पश्चिम बंगाल की जनता ने उनकी राजनीतिक जमीन को सीज कर दिया है और जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को विनम्रता के साथ सरकार में बैठाएंगे और तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की नेता ममता बनर्जी को 4 मई को जनता बाय बाय करेगी। संजय जी जल्दी से 20 सेकंड सर। ये इनको मानसिक मोतियाबिंद के शिकार हो गए हैं। ये एक जनप्रिय नेत्री को राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के मानसिक व्यक्ति वाला व्यक्ति बोल सकता है। और जहां तक पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हकीकत है, 4 मई को जब खाता खुलेगा तब ये लोग उड़ जाएंगे पश्चिम बंगाल से। ठीक है सर, 4 मई को फिर विश्लेषण करेंगे, 4 मई को फिर विश्लेषण करेंगे और बातें और भी आगे हैं। लेकिन के शर्मा जी पता है क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में और इस डिबेट में? एक सिमिलैरिटी है, वहां भी कांग्रेस की बात नहीं हो रही थी, यहां भी नहीं हो रही है। के शर्मा जी बहुत अच्छी बात है। देखिए हम किसी के भीख के मोहताज नहीं है। हमें तो पता है कि किंग मेकर तो हम ही बनने वाले हैं। 2 की लड़ाई में चाबी तो मेरे पास ही होगा। अब रही बात हमारे रोहित भाई की, है सर आप। मैं रोहित भाई को मुझे नहीं पता था, बाबा जी के साथ रहते रहते बाबा जी के साथ रहते रहते अब बाबागिरी भी करने लगे हैं, मतलब कि अब भविष्यवाणी हाथ दिखने लगे हैं। रोहित भाई आप कब सीएम बनेंगे ये भी तो भविष्यवाणी कर लीजिए, बहुत अच्छा भविष्यवाणी करते हैं रोहित भाई। मतलब क्या हो गया है, आप भविष्यवाणी ज्यादा करने लगे हैं, फैक्ट पे बातें कम करने लगे हैं। अरे फैक्ट पे बात कीजिए ना। आपने एक सूत बाबा जी के साथ रहते थे, आपका वैचारिक बाबागिरी हो गया है। आपने एक सूत पुत्र को आपने सूत पुत्र को मुख्यमंत्री बनने की शुभकामना दे दी, इसके लिए बाबागिरी करते हैं अभिनंदन और अभिवादन करता हूं। हम कब मरने वाले हैं? परिक्रमा करते करते आप, अरे भाई रोहित भाई हम कब मरने वाले हैं? आप इतने बड़े बाबागिरी हो गए, इतने बड़े आप ज्ञानी हो गए, भविष्यवाणी देखने लगे। सुनिए ना, क्या बोले कि बीच में नहीं बोलूंगा मैं। अभी आपने क्या बोला, बीच में नहीं बोलूंगा, शालीनता वर्सेस गुंडागिरी आदत लग गया है। अरे चमचागिरी बंद कीजिए महाराज, कितना चमचागिरी कीजिएगा आप कहते हैं शालीनता मुझसे बीच में नहीं बोलूंगा, मैं शालीनता का परिचय देता हूं। अरे कहाँ गया आपका शालीनता? अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? के शर्मा जी बीच में क्यों बोल रहे हैं? शर्मा जी और रोहित भाई, के शर्मा जी रोहित भाई बोल पाइएगा तो मैंने इनके बोलिएगा, आप बोल पाइएगा। अरे क्या बीच में शालीनता दिखा रहा है? मैं बीच में नहीं बोलता नहीं दिए, आपको मानसिक बवासीर हो गया है। तुम गुंडा हो, तो गुंडागर्दी हो गया है। भाषाई मर्यादा के साथ बोलिए रोहित भाई। बीच में जो करते हो लेकिन अच्छा समर्थन करते सबकी आवाज एक बार कम कीजिए। रोहित भाई एक सेकंड। रोहित भाई मैं के शर्मा जी प्लीज मेरा टॉपिक डिबेट का दूसरा है। के शर्मा जी मैं शालीनता से आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि भाई पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस खुद अपनी बात नहीं कर रही है, मतलब जो आज इस डिबेट में आप कर रहे हैं वही पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने भी किया। वो खुद अपने आप को रेस में कहीं नहीं मान रहे और आप उस पर पुष्टि कर देते हैं क्योंकि आप पश्चिम बंगाल में अपने आप को लेकर कोई दावे ही नहीं कर पा रहे। हमारे पास सीट इतनी आएगी कि कितनी आएगी सर? भाजपा सुनिए, भाजपा कभी जिंदगी में बना दिया ना बंगाल में सरकार बना दी ना, तो मैं आप बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, अपना तो बताइए। छोड़ दूंगा। के शर्मा जी अपना तो बताइए। अरे मेरा अपना कार्ड बता रहा हूं कि मैं किंग मेकर मैं भविष्यवाणी नहीं करता कितना कि मेरे को 15। अच्छा एक सेकंड रुकिए, इसका लिटमस टेस्ट कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं और विपक्ष के बारे में बोलते हैं। अच्छा प्रेम सर अभी तो आप जब बात कर रहे थे से सहमत हूं। ठीक है, एक मिनट के शर्मा जी मैं फिर आ रहा हूं। इन्होंने बोला प्रेम सर ममता बानो, प्रेम सर बात पे लगाम रखो यार, कैसे बोलते हो? गजब कर रहे हैं आप। नहीं के शर्मा जी अभी राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो खुद अच्छा लगेगा। अरे के शर्मा जी राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जाके पता कीजिए। उसमें वो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी को अगर किसी ने मौका दिया है तो वो टीएमसी ने दिया और उसके पीछे की वजह टीएमसी की धार्मिक तुष्टिकरण वाली नीति है।
आज आप टीएमसी को सपोर्ट कर रहे हैं, जाके देखिए एक बार राहुल गांधी का वीडियो। प्रेम सर ये किंग मेकर है क्या? एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना, कांग्रेस की बात करते हैं हमेशा। प्रेम सर का आंकलन एक बार देखता हूं। आ रहा हूं के शर्मा जी, फिर आ रहा हूं। अरे इतना ऑफेंड मत होइए ममता बानो पर, एक मिनट ठीक है। राहुल गांधी पर इतना ऑफेंड नहीं होते आप, ठीक है। मतदान से पहले ये किंग मेकर है क्या प्रेम सर? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मतदान से पहले हमें भी लगता था कि शायद कांग्रेस को 6-7 सीटें मिल जाए, लेफ्ट को कुछ सीटें मिल जाए, लेकिन मतदान का जो नेचर हमें दिखा है वो निश्चित रूप से ट्रू पोलर नेचर है। उसमें इस बार भी लेफ्ट और कांग्रेस को जगह नहीं मिलेगी, ये मुझे अभी से लगता है। अच्छा, इसलिए मैं ये चिल्लाने में रह गए, ये चिल्लाने में रह गए। एक बार फिर से सर क्या कह रहे थे अभी आप? आकलन क्या है आपका? लेफ्ट और कांग्रेस का क्या हो रहा है सर? लेफ्ट और कांग्रेस को इस बार भी जगह नहीं मिलने जा रही है, ये मैं कह रहा हूं। इस बार भी बाइपोलर इलेक्शन, इस बार गायब है सर आप। और ये तो प्रेम सर कह रहे हैं जो कि सबसे सेक्युलर अपनी राय रखते हैं। प्लीज। गायब नहीं है, पिछली बार भी हमारे दो सीट आई थी। हाँ। 2 सीट आई थी, टीएमसी में चले गए थे, ठीक है। 2 पे खुश हैं आप? पास यदि 15 सीट भी आई ना, 20 सीट भी आई ना, दो वाली सीट को किंग मेकर तो नहीं कह रहे सर आप? 2 पे कैसे? मैं कह रहा हूँ 15-20 से एक भी सीट कम आ गए तो देख लेना। 15-20 से एक भी सीट कम आ गई। बताइए, आप महिला रिजर्वेशन की बात करते हैं, जो रोहित भाई महिला बानो बोलते हैं, ममता बानो बोलते हैं, महिला के अपमान नहीं कर रहा है। ये आदमी कहते हैं महिला का सम्मान करते हैं। आपको बताओ, अभी हम नरेंद्र बानो बोले, कैसा लगेगा नरेंद्र मोदी? नहीं, वो तो जेंडर वाला खेल कर दे रहे हैं ना, आप ये मत कीजिए। नाम का सम्मान रखो। ये जुबान जो है ना, नहीं, अरे तो ये क्या बानो? क्या कौन है बानो? ममता बनर्जी है या बानो? बानो का मतलब विदुषी होता है। बानो का मतलब विदुषी होता है। बानो का मतलब विदुषी होता है। अरे महिला का सम्मान करो, महिला का सम्मान करो। वैसे उर्दू पढ़िए। अरे बानो देवी, अरे नाम बनर्जी रखी है ना उसकी माँ ने। बानो का मतलब उसकी माँ ने बनर्जी रखा है तो बनर्जी बोलोगे। बानो का मतलब मेरा अभी, अरे छोड़ो ज्यादा, तुम कमेंट मत मारो। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बोलिएगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिएगा, कमेंट मत मारो किसी पे। महिला का सम्मान करना सीखोगे, यही महिला के पेट से सब बाहर निकले। इसी महिला के पेट से बाहर निकले। बोलिएगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलिएगा। प्रधानमंत्री तुम सीएम के खिलाफ बोलोगे, तुम हाँ बोलूंगा। यदि तुम बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा, तुम बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा। आप कर रहे हैं कि गुंडा हमसे बड़ा गुंडा नहीं है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ आप नहीं बोल सकते। महिला की इज्जत करना सीखो यार, महिला का जब भविष्यवाणी कर रहे हो। अच्छा बताओ, एक घंटे बाद क्या होगा देश में? अभिषेक बनर्जी गुंडा है। अभी 1 घंटे बाद क्या होगा? अरे आजकल हाथ देखने लगे। आप के शर्मा जी, आप के शर्मा जी, आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये ज्योतिष वाला शो नहीं है, वो उसको किसी और दिन कर लेंगे। मैं आ रहा हूं रोहित भाई, आ रहा हूं आपके पास। के शर्मा जी, मैं अभी भी आपकी बातों में सिर्फ एक चीज नोटिस कर पा रहा हूं, और वो है कि आप टीएमसी को डिफेंड कर रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं आप या कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आप? मैं टीएमसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं ये सुनिए, असम में जीते, घुसपैठ नहीं था क्या? हाँ। वहां असम में जीते ना, घुसपैठ तो वहां भी था। आज ना एसआईआर हुआ है, पहले तो एसआईआर नहीं हुआ था। बांग्लादेश यहाँ पे अब 73 सीट आया आपको बंगाल में, क्या उस समय घुसपैठ नहीं था? ये सब कहने की बात है, घुसपैठ है, ये है। अच्छा। आप देखो, पॉलिटिक्स करते हो, पॉलिटिक्स करो, ठीक है। अच्छा, एक लाइन और के शर्मा जी, एक लाइन और। मैं बीजेपी के पास जा रहा हूं, फिर मैं संजय जी के पास जा रहा हूं। रोहित जी हमारे साथ अभी नहीं है, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। के जी, एक बात और भाई, दिल्ली की गद्दी पर तो आप लोग अपने राजनीति को देखते हैं ना। मतलब आप लोग नरेंद्र मोदी से लड़ाई, मतलब कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से लड़ाई लेती है तो इसलिए कि भाई प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का होगा। वहां तो क्लेमेंट अभी इस वक्त टीएमसी है, वो कह रही है बीजेपी को दिल्ली से उखाड़ फेंकेगी तृणमूल कांग्रेस। ममता दीदी के पास ये कॉन्फिडेंस आ जाए। के शर्मा जी, मैं कह रहा हूं कांग्रेस वाले रोल को इस वक्त ममता दीदी प्ले करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, क्या सवाल है आपका? मैं कह रहा हूं ममता दीदी दिल्ली में बीजेपी को हटाने का ख्वाब देख रही हैं। ये तो काम कांग्रेस पार्टी देखती है ना राजनीतिक रूप से अपना, तो वो हमारे साथ है ना। अच्छा, जब ऐसे तत्व जो हमारे तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि काम करते हैं, बीजेपी के पिच पर राजनीति करने वाली तृणमूल कांग्रेस है। राहुल गांधी का वीडियो वायरल हो रहा है। चुनाव अलग अलग लड़ते हैं, उनको बीजेपी और टीएमसी में अंतर नहीं दिखता राहुल गांधी को। सर, आपके सबसे बड़े नेता हैं। सहयोगी रहेगी। ऐसे तत्व, अभी आप सुने वामपंथ बोले आपने, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने वामपंथी बोला, तालिबानी। आप देखिए, भाग गए राहुल गांधी वाले। मैं कह रहा हूं तालिबानी सरकार है, जनता हटा देगी। हाँ। लेकिन
लेकिन राहुल गांधी वाली वीडियो को मैंने नहीं देखा है। अच्छा, मैं देखूंगा तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। मेरा ये कहना है, अगर मैं कह रहा हूं आपने वीडियो नहीं देखा, मैं बता देता हूं, तो वो आप मेरे साथ इतनी डिबेट करते के शर्मा जी, मैं आपसे, मेरा पोजीशन क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि टीएमसी और बीजेपी दोनों कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? ममता दीदी अगर बंगाल जीत भी जा रही हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी किसी कम्युनल राजनीति करने वाली पार्टी का साथ देगी? और क्या सिर्फ सत्ता में आपको कुर्सी पाना यह आप लोगों का लक्ष्य है? देखिए एक होता है बड़ा घाव, एक होता है छोटा घाव, समझे ना? जब बड़ा घाव ज्यादा जब कैंसर बन जाता है तो कभी कभी उसको काटना पड़ता है। वो काट के नहीं काटेंगे ना तो पूरा बॉडी खराब हो जाएगा। तो ये टीएमसी छोटा घाव है, टीएमसी छोटा कैंसर है, बड़ा कैंसर बीजेपी आप ये कह रहे हैं। कह लीजिए, सार्कोमा कह लीजिए, और टीएमसी तो टीएमसी की जो है जो राजनीति, यदि जब बंगाल की बात आएगी तो हम बंगाल में यदि टीएमसी गलत करेंगे हम वहां आवाज मतलब टीएमसी छोटा कैंसर है, काम किया भी है। मतलब आज टीएमसी के कंधे पर रखकर, संजय जी मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि राज्य में टीएमसी के कंधे पर चढ़कर हम दिल्ली की सत्ता तक आएंगे और फिर उसके बाद टीएमसी के खिलाफ लड़ेंगे। मतलब वो एक छोटा कैंसर तो आपको भी बता रहे संजय शर्मा जी। मैं आ रहा हूं उसके बाद कौशल जी। हमारी बातों देखिए उनकी बात को एक गहरे कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। जैसा आप बोल रहे हैं वैसा वो शायद नहीं कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और जहां तक राहुल गांधी जी ने कल कहा था, कल एक बयान दिया था, तो हमारा पहले एनडीए के नहीं वो संजय जी समझ गए, संजय जी समझ गए। हाँ संजय जी प्लीज कंटिन्यू। हम एनडीए के साथ पहले थे, लेकिन उसके बाद हमारा कांग्रेस से भी गठबंधन था। राज्य में 2011 में हम कांग्रेस से गठबंधन में थे। उसके बाद भी हम इंडिया अलायंस के पार्टनर है, और इंडिया अलायंस के पार्टनर होते हुए भी ये डिसाइडेड था कि बंगाल में हम अलग अलग ही फाइट करेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन आज की जमीनी हकीकत समझने की जरूरत है। संजय सर राहुल गांधी का देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता या नेता ने नहीं देखा वो वीडियो, वो उनकी कॉल है, आपने देखा है, और वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं ना कि जो बीजेपी कर रही है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स वही तो कांग्रेस, वही तो तृणमूल कांग्रेस कर रही है। वो आपको और बीजेपी को एक कटघरे में रख रहे हैं, जबकि आपकी कट्टर विरोधी बीजेपी है। वो वीडियो मैंने नहीं देखा, मैंने कल उनका एक बयान देखा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को बंगाल में जड़ें मजबूत जो हुई है उसमें कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस है। यही कहा था। उसके बाद हमारा कांग्रेस से गठबंधन हुआ था और फिर हम कांग्रेस के पार्टनर हैं। और आज हकीकत ये है कि बीजेपी को रोक पाना पश्चिम बंगाल में हमारे अलावा कोई और राजनीतिक कौशलकांत जी लास्ट 30 सेकंड बीजेपी को रोके। भाई कांग्रेस कह रही है हम किंग मेकर हैं और वो कह रहे हैं अभी भी इस बात पर कि हम ही जीतने जा रहे हैं। लास्ट कमेंट सर। अनुराग जी पूरे कांग्रेस पे तो राहुल का भूत सवार है, उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या हकीकत है और क्या बोलना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। राहुल गांधी इनके चिल्ला चिल्ला के बंगाल की धरती पे ये कह रहे हैं कि ममता दीदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और वो वीडियो पूरे सब लोगों को वायरल है और इनको नजर नहीं आया। तो भगवान जाने कांग्रेस और दूसरे कार्यकर्ता कर क्या रहे हैं। अगर राजनीति में है तो ये भी नहीं पता, तो फिर भगवान ही मालिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दे की बात यह है कि हर जगह 10 सेकंड सर। 10 सेकंड्स में बता रहा हूं कि 4 मई ममता गई। ठीक है सेकंड में यही हालांकि लास्ट में एक बात मैं भी कहूं सर, पिछली बार तारीख अलग थी, 2 मई दीदी गई वाला मामला था, इस बार 4 मई के लिए। खैर जनता ने क्या तय किया वो पता चल जाएगा 4 तारीख को। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए।